हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। हमने अब तक 6 चैप्टर्स कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ कि जो चैप्टर का नाम है वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कि ह्यूमन किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है, वहाँ पर उसका सेटलमेंट कैसे, यानी कि वो किस तरह की जगहों पर रह रहा है, कैसे चीज़ें हैं, उसका निवास स्थान कैसा है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इनके बारे में भी हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। In chapter 1, you have learned that early human beings depend entirely on nature for food, clothing and shelter। कि पहले के टाइम में जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, अपने कह सकते हैं जो आदि मानव होते थे, वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड होते थे? नेचर पर डिपेंड होते थे। किसके लिए? अपने फूड, अपनी क्लोथिंग और शेल्टर के लिए। बट विथ टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स। लेकिन टाइम के साथ में उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी। टू ग्रो फूड, खाना कैसे उगाया जाए, बिल्ड हिम्स, घर कैसे बनाया जाए, एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कि अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधन कैसे बनाया जाए। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड। इस तरीके से वो जिस एनवायरनमेंट रहते थे उसमें चेंज किया उन लोगों ने। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट वो जगह है जहाँ पर जो पीपल हैं वो अपने घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। पहले के लोग पेड़ों में रहते थे और केव्स में रहते थे। जैसे हम आज के टाइम में जाते हैं कि कई लोगों के पास में क्या होते हैं, ट्री हाउस होते हैं। तो ट्री हाउस अब भी जो है वो एक रेयर चीज़ बन गई है, लेकिन पहले लोग लगभग ट्री हाउस या केव्स में ही रहते थे। When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home। कि जब उन्होंने फसलें उगानी शुरू की ना, तब उनके लिए ज़रूरी हो गया कि उनका एक परमानेंट घर होना चाहिए। क्योंकि टेम्प्ररी घर है तो वो इधर उधर जाते हैं, तो उनकी जहाँ फसल उगी है उगाएंगे वो यूज़ कोई और करेगा, इसलिए। द सेटलमेंट्स ग्रो नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। जो सेटलमेंट थी वो रिवर वैलीज के पास में डेवलप होने लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी भी उपलब्ध था और जो लैंड थी वो भी फर्टाइल थी। कौन बात है, जहाँ पानी होगा वहाँ पर ही लैंड फर्टाइल होगी ज़्यादा अच्छे से। तो जो सेटलमेंट्स हैं वो लगभग रिवर वैलीज के आसपास में बसने लगी। जैसे कि हम जानते हैं कुछ रिवर वैलीज, इंडस रिवर वैली हो गई, सिविलाइजेशंस हो गई जो अभी नहीं है, पहले थी। टिग्रिस की हो गई, नील हो गई, मिस्र, हिंदी में मिस्र कह देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो भी रिवर नील के किनारे थे। आगे है, विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर। कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग का जो ट्रेड है, जो कॉमर्स है और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो बढ़ता गया ना, वैसे वैसे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो बड़े होते गए, वास्ट होते गए लार्ज एरिया पर। सेटलमेंट फ्लोरिस्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज। जो सेटलमेंट है वो फ्लोरिश होने लगी, फलने फूलने लगी, और जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ डेवलप होने लगी? रिवर वैलीज के पास में। Do you recall the names of civilization that grew along the bank of rivers? अभी मैंने आपको कुछ बताया, इंडस यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, टिग्रिस नदी के किनारे की, नील नदी, हांगी नदी, इन सभी के नदियों के किनारे जो है बनी सी सभ्यता। अब यहाँ पर एक डू यू नो दिया गया है, द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग ऑफ अ सेटल और सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड ए साइट। कि वो जगह जहाँ पर कोई बिल्डिंग बनाई जाती है या फिर कोई सेटलमेंट के लिए जगह डेवलप की जाती है उसे साइट कहते हैं। द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट्स आर। कि नेचुरल कंडीशन कैसी होनी चाहिए एक परफेक्ट साइट के लिए, एक परफेक्ट जगह के लिए जहाँ पर जो लोग हैं वो रहते हैं। तो कैसे है? फेवरेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट है वो फेवरेबल होना चाहिए। कैसा होना क्लाइमेट चाहिए उस हिसाब से। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर भी उपलब्ध होना चाहिए, बिना पानी के लाइफ नहीं रह सकती। सुटेबल लैंड, लैंड भी सुटेबल होनी चाहिए। एंड फर्टाइल सॉइल, अगर सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं होगी, वहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं होगा, क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा, लैंड जो है वो स्टेबल नहीं होगी, उबड़ खाबड़ होगी, तो वहाँ लोग कैसे रहेंगे? तो कौन बताएं कि ये जो 4 चीज़ें हैं वो ह्यूमन लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमें आगे दिए गया है सेटलमेंट्स के टाइप। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्प्ररी। सेटलमेंट्स की 2 टाइप दिए गए हैं जो कि है परमानेंट और टेम्प्ररी। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्प्ररी सेटलमेंट्स। वो सेटलमेंट जो कि बहुत छोटे टाइम के लिए ऑक्यूपाई किए जाते हैं उन्हें टेम्प्ररी सेटलमेंट कहते हैं। हिंदी में इन्हें अस्थायी सेटलमेंट कह सकते हैं कि वो स्थायी नहीं है, टेम्पररी है, आज यहाँ है तो कल कहीं और हो सकते हैं। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्पररी सेटलमेंट्स। लगभग वो लोग
जो या तो डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट कैसा भी हो जाए, ठंडा हो चाहे गर्म हो, या फिर रहते हैं वो कोई घने जंगलों में, तो या पहाड़ों पर रहते हैं, ऊंचाइयों पर रहते हैं, तो वो जो लोग हैं वो टेम्पररी सेटलमेंट करते हैं। क्यों? ऊंचाइयों पर रह रहे हैं तो गर्मी में तो उन्हें अच्छा लगेगा कि गर्मी नहीं सहनी, पर ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। हमने पिछले वीडियोस में जाना था कि जैसे जैसे 165 मीटर हाइट बढ़ती है, 1 डिग्री टेम्परेचर वो नीचे आता है, तो हाइट्स पर जो है वो टेम्परेचर घटता है, तो सर्दी में वहाँ ठंड हो जाएगी। और वैसे ही डेजर्ट्स में होगा, हॉट हो चाहे कोल्ड डेजर्ट हो, ह्यूमन बींग्स वहाँ अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक उन्हें जो नेसेसरी चीज़ चाहिए वो ना हो। तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनका टेम्पररी सेटलमेंट होता है। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांस ह्यूमन्स। कि वो क्या क्या चीज़ प्रेफर करते हैं। वो हंटिंग करते हैं अपने खाने के लिए, गैदरिंग करते हैं खाने के लिए या कोई और चीज़ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। शिफ्टिंग, कल्टिवेशन करते हैं, यानी कि आज यहाँ फसल उगाई, उसे काटा लिया और कहीं और चले गए। स्लैश एंड बर्न भी कह सकते हैं इसे, या जूमिंग कल्टिवेशन भी कह सकते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन को। और कल कहीं और जाकर वो फसल अपनी कटाई करने लगे, बुवाई करने लग गए। आगे है हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट। की आज प्रेजेंट टाइम में जो ज़्यादा से लगभग जो सेटलमेंट्स है वो परमानेंट सेटलमेंट ही है। इन दिस सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। कि इस तरह के सेटलमेंट्स में जो पीपल है ना वो अपने जो घर है वो बना कर रखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर तो क्या होता है, जो घर होते हैं ना वैसे पास पास में होते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि लैंड है, मानो इतनी सी ही लैंड है, इसके पास में आपको फेवरेबल क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी भी है, फर्टाइल सॉइल भी है, और जो लैंडस्केप है वो भी थोड़ा सही है। तो लैंड तो इतना सही है पर पॉपुलेशन तो बहुत है ना, तो लोग यहाँ पर ऐसे इकट्ठे होकर रहते हैं, पास पास में रहते हैं, मतलब सिकुड़ा हुआ क्षेत्र होता है। और जो टेम्पररी सेटलमेंट है वो एरिया तो काफ़ी वास्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं है अच्छे से, या फिर कहें तो कुछ टाइम के लिए है, या वो कुछ फेवरेबल सीजन के लिए वो वहाँ पे सही रहती हैं। तो कुछ ही लोग यहाँ रहते हैं, तो वो आराम से खुले होकर इनका जो सेटलमेंट है वो ऐसे जैसे इसमें दिखाया गया विलेज में कैसे खुले खुले होते हैं। लेकिन सिटीज़ में देखें तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स है तो यहीं दूसरा कॉम्प्लेक्स चलता है, नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि ये पहला कॉम्प्लेक्स और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है ना। चलो आगे चलते हैं। लास्ट पेज पर एक वर्ड आया था ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस का यहाँ डेफिनेशन दिया गया है। इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रियर एनिमल मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीजन। कि लोग जो पालतू पशु रखते हैं या पशुचारण करवाते हैं वो लोग सीजन के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं उस सीज़न के अकॉर्डिंग? क्योंकि यहाँ घास उगी हुई है तो एक सीज़न में ही वो घास उगती है, दूसरे सीज़न में वो नहीं रहेगी, एक बार ख़त्म होने के बाद में वो अभी अगले सीज़न में दोबारा आएगी। तो जो लोग एनिमल्स रखते हैं ना तो वो इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीज़न, वो नए पास्चर के अकॉर्डिंग ही अपना जो ट्रांसलेशन करते हैं कि जो उनके जीव जंतु है, जो उनके पालतू पशु है, उन्हें चारा वगैरह सब मिल सके। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है कि एक लड़की का बर्थडे है, मैरी, उसके बर्थडे पार्टी में कुछ लोग आए होते हैं। उनमें से एक लड़का बहुत हारता हुआ आता है कि काफ़ी पॉल्यूशन है। दूसरा लड़का कहता है पॉल्यूशन क्यों है, हमारे विलेज में तो नहीं है। जो बर्थडे पार्टी है वो सिटी में होती है। तो उसकी मम्मा, बर्थडे गर्ल की मम्मा उसे समझाती है क्योंकि ये एक सिटी है, सिटी में लोग ज़्यादा रहते हैं इसलिए यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। कारण पूछते हैं सिटी में लोग ज़्यादा होने का, तो आप भी जानते हैं कि सिटी में जो लोग हैं वो ज़्यादा क्यों रहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ या एजुकेशनल फैसिलिटीज़ या फिर बेटर जॉब्स के लिए आते हैं। ये यहाँ दिया गया है, लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, इन सब के लिए लोग जो हैं वो विलेजेस से या छोटे एरिया से हम बिग सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिक सिटीज़ में जाते हैं। इस कारण से वहाँ पर पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है। तो जो विलेज है वो अच्छा कहता है कि ओके इट्स फाइन कि हमारे पास में सिनेमाज या फिर और भी कुछ चीज़ें नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं है, बड़े बड़े स्कूल नहीं है, बट वी हैव फ्रेश एयर एंड ओपन स्पेस टू लिव। कि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में पोल्यूशन फ्री चीज़ें हों हमारे सर्वाइवल के लिए। अभी आगे चलते हैं। From the above conversation, we can identify the different pictures of settlement, the rural and the urban settlement. The villages are rural settlement while people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading etc. कि ऊपर जो हमने दो बच्चों की बात सुनी
उससे हमें पता लगता है कि जो सेटलमेंट्स है वो लगभग 2 तरीके के और बांट सकते हैं उन्हें, कौन कौन सी रूरल और अर्बन, शहरी और ग्रामीण सेटलमेंट्स। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट्स वेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटीज़। कि जो विलेजेस हैं वो रूरल सेटलमेंट्स है, ग्रामीण सेटलमेंट्स हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क और ट्रेडिंग के अंदर बिजी रहते हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। रूरल जो सेटलमेंट्स है वो संकुड़े भी हो सकते हैं और ऐसे बिखरे हुए खुले खुले भी हो सकते हैं। अ compact settlements is a closely built area of dwelling wherever flat land is available। कि अभी compact settlement कौन सा हो गया कि जो रहने वाली जगह है ना वो बहुत पास पास में बनी होती है। जैसे कि यहाँ पे compact settlement इसमें दिखाया है कि बहुत पास पास में है, कि उन्हें जैसा भी रहने के लिए जगह मिल रहा है वो वहाँ पर अपना सेटलमेंट बना लेते हैं, वहाँ पे वो रहने के लिए सुविधा कर लेते हैं। In a scattered settlements, dwelling are spaced over an extensive area। जो scattered settlements होता है उसमें जो घर वगैरह होते हैं वो बहुत खुले खुले बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ बताइए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक वहाँ है, काफ़ी खुला बनाया जाता है। This type of settlements is mostly found in hilly tracts, thick forest and regions of extreme climate। कि जो scattered settlements है ना वो हमें ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? आगे चलते हैं। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट। कि रूरल एरिया के अंदर जो लोग हैं वो अपने घर बनाते हैं अपने एनवायरनमेंट को सूट करने के लिए। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स। कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे लोगों के पास क्या होती है? स्लैंटिंग रूफ होती है। स्लैंट यानी कि स्लोप होता है, तो इस तरीके की उनकी जो है वो रूफ होती है ऐसी, ताकि जो पानी है वो आगे सीधा चला जाए। Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform or slit। जैसा हमें इस फोटो में दिखाया है कि जहाँ पर बहुत बारिश आती है या बाढ़ आती रहती है वहाँ पे जो घर है ना वो ऐसे स्लिट्स पे बनाया गया है। कि यहाँ दिख नहीं होगा कि जैसे ये स्लिट्स लगाई, इस पे प्लेटफॉर्म बनाया, अब इस पे उन्होंने अपना घर बना लिया। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। Thick mud walled houses with thatched roofs are very common in areas of hot climate। कि जहाँ पर गर्म क्लाइमेट होता है ना वहाँ पे किस तरीके के घर मिलते हैं? थिक मड वॉल्ड हाउसेस। कि जो उनकी घर की दीवारें होती है ना वो मोटी मोटी होती है और मड से, कीचड़ से बनी होती है। एंड आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट, और गर्म एरियाज में वो होती है। अब कीचड़ मतलब ये नहीं जो हमारे बारिश वाले टाइम बहुत ऐसे गीला हो जाता है बाहर, वैसा कुछ भी नहीं। आगे हम देखते हैं। Local materials like stone, mud, clay, straw, etc. used to construct houses। लोकल मटेरियल जो उन्हें उपलब्ध हो जाता है, जैसे कि मड हो गया, पत्थर हो गई, क्ले हो गई, या स्ट्रॉ हो गया जो भूसा होता है सूखा हुआ, वो हो गया, वो उससे घर बनाने में हेल्प करते हैं। The towns are small and the cities are larger urban settlements। कि जो टाउन्स हैं, जो कस्बे हैं वो छोटे हैं और जो सिटीज़ हैं वो बड़े अर्बन सेटलमेंट्स हैं, शहरी सेटलमेंट्स हैं। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। कि जो पीपल है ना अर्बन एरियाज में वो किस में बिजी रह रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करने के अंदर, ट्रेडिंग में, उसका व्यापार करने में, उसको इधर से उधर करने में। इधर से उधर मीन्स ABC तीनों जगह पर पहुंचाने के लिए। सर्विसेज की जो पहुंचा रहा है वो एक तरीके की सर्विस दे रहा है। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन, सिटीज ऑफ योर स्टेट। आप मुझे कमेंट में अपने विलेज, टाउन और सिटी के बारे में लिखकर बताइए। आगे हमें एक दिया गया है, वेयर डू यू फाइंड ड्वेलिंग्स मेड ऑफ आइस, हु मेक देम एंड व्हाट आर दे कॉल्ड। कि आप जानते हैं ये क्या है? हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था, जो बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं पोलर एरियाज में या ठंडे एरियाज में उन्हें इग्लू कहते हैं, और जो स्पेशली लोग फेमस हैं उन्हें एस्किमोस कहते हैं इग्लूज बनाने के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट एक मेथड है, एक साधन है जिसके थ्रू लोग या फिर जो सामान है वो इधर से उधर हो सकता है, यहाँ से वहाँ जा सकता है। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। पहले के टाइम में बहुत टाइम लगता था लंबे डिस्टेंस कवर करने में। कि कोई भी युद्ध होता था, अगर उन्हें अपनी सेना और मंगवानी होती थी ना तो उन्हें ऐसा करना पड़ता था कि ये युद्ध स्थल है, ये स्थान है, तो यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ दूसरा, यहाँ से यहाँ तीसरा, कि ये इसे खबर देगा, ये इसे देगा, ये इसे देगा, ये इसे देगा। क्योंकि अकेला इतना सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो आपस में बांट कर रखते थे कि मैं तुझे संदेश ला के दूंगा तो उसे तू राजा तक पहुँचाएगा। तो पहले इस तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था, ईजी नहीं था। और अगर
किसी एक स्थान से दूसरे स्थान किसी को जाना है तो उन्हें बहुत टाइम लग जाता, पर अभी ऐसा नहीं है। अब तो कम से कम टाइम लगता है। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल टू कैरी देयर गुड्स, कि जो लोग होते थे उन्हें चलना पड़ता था और उन्हें अपने साथ में एनिमल रखने पड़ते थे सामान को ढोने के लिए। जैसे हम पहले देखते हैं कि लगभग लोग गधे, ऊंट, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इनका यूज करते थे। इन्वेंशन ऑफ द व्हील में ट्रांसपोर्ट ईजियर, व्हील का इन्वेंशन बहुत हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट के अंदर। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, कि टाइम के साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग साधन बनाए लोगों ने, लेकिन अभी भी हम कई जगह देखते हैं कि टांगे, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, गधे इनका यूज किया जाता है। इन आवर कंट्री डंकीज, म्यूल्स, बुलॉक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। अपने कंट्री में क्या कॉमन है? डंकी, म्यूल्स, बुलॉक, कैमल, ये सभी कॉमन है। एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। एंडीज माउंटेन कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। इलामाज आर यूज्ड, पूछा जाए इलामाज आर यूज्ड वेयर फॉर द ट्रांसपोर्ट, तो कहाँ पर? एंडीज माउंटेन्स में, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। एज आर याक्स इन तिब्बत, तिब्बत के अंदर कौन यूज हो रहा है? याक्स हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट के मीन्स के यूज में। The early traders from the other countries used to take several months to reach India. पहले के टाइम में अगर कोई आता था तो उन्हें बहुत साल या बहुत महीने लग जाते थे इंडिया पहुंचने तक। They took either the sea route or the land route, चाहे वो sea route ले चाहे land route ले। Airplanes have made travel faster, हम जानते हैं कि airplanes ने है जो traveling का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट कर दिया और बहुत कम टाइम वाला कर दिया। Now it's easy only, it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. अभी प्रेजेंट टाइम में तो और भी कम टाइम लगता है, लेकिन जो जनरल टाइम है इंडिया से यूरोप जाने का लगभग 6 से 8 घंटे हैं। इतनी हेल्प करता है हमें ट्रांसपोर्ट। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी, इसलिए प्रेजेंट टाइम का जो ट्रांसपोर्ट है वो हमें हेल्प करता है कि इसके अंदर अपने टाइम और एनर्जी को सेव करने में। The four major means of transport are roadways, railways, waterways and airways, कि हमें जो 4 मीन्स बताए गए हैं ट्रांसपोर्टेशन के वो कौन कौन से हैं? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, ये 4 माध्यम हैं। पहले हम पढ़ते हैं रोडवेज, यानी कि सड़क साधन। द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज आर रोड्स, कि छोटे डिस्टेंस के लिए जाना होता है, हमें कोई अपने आसपास के गांव या टाउन में जाना होता है, हम क्या करते हैं? रोडवेज या फिर बस, कार, साइकिल इन सभी का यूज़ करते हैं। दे कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, कि ये जो रोडवेज है ना, ये जो सड़क हो गई, ये क्या हो सकती है? मेटल भी हो सकती है और नॉन मेटल भी हो सकती है। मेटल से यानी कि वो कच्ची भी पक्की भी हो सकती है जैसे कि ये है, और नॉन मेटल से यानी कि ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे मिट्टी है या कंकड़ पत्थर सब पड़े हैं। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स, जो प्लेन्स है वहाँ पे बड़ा नेटवर्क है रोड्स का। रोड्स हैव ऑल्सो बिन बिल्ड इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन माउंटेन्स, की जो लैंड है वो काफ़ी सारे जगह पर भी बन रही है, जैसे कि डेजर्ट, फॉरेस्ट और हाई माउंटेन्स में भी बन रही है। हम जानते हैं कि PM सड़क योजना भी चल रही है जिसके थ्रू छोटे छोटे गांवों को मेन सिटी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मनाली हाईवे इज द हिमालयन माउंटेन इन द हिमालयन माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट रोडवेज में से एक कौन सा है? मनाली लेह हाईवे है। रोड्स बिल्ड्स अंडरग्राउंड आरकार सबवेज और अंडरपास, और हम जानते हैं कि ये सड़क चल रही है नॉर्मल, यहाँ से कई बार एक रास्ता शुरू होता है, ये अंदर रास्ता जाता है और यहाँ से वापस बाहर निकल जाता है, तो ये सबवे या अंडरपाथ कहते हैं। फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेल स्ट्रक्चर, और अगर हम फ्लाईओवर्स के बारे में जाने हैं तो जैसे ये सड़क है तो यहाँ से जिसे हम पुल कहते हैं, यहाँ से यूँ वो चलना शुरू होता है, और आजकल ये काफ़ी जगह पर छोटे छोटे टाउन्स में भी मिल रहा है। फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर एक कुछ पॉइंट दिया गया है कि देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया, काफ़ी सारे स्टेट हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज भी हैं। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे। अभी लेटेस्ट क्या है कंस्ट्रक्शन इंडिया में, कि इंडिया में एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं। द गोल्डन क्वाड्रिलेटर है वो 4 सिटीज़ को जोड़ रहा है। अभी जैसे अगर हम इंडिया देखें तो यहाँ दिल्ली है, यहाँ मुंबई और यहाँ कोलकाता और यहाँ चेन्नई है, तो ये 4 बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ते, तो इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहा गया। आगे है रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली चीपली, कि जो लोग जिन्हें बहुत दूर सफ़र करना पड़ता है वो क्या करते हैं? किसका यूज़ करते हैं? वो रेलवेज का यूज़ करते हैं
जिससे कि वो लॉन्ग डिस्टेंस जल्दी का तो हम नहीं कर सकते कि वो लॉन्ग डिस्टेंस है वो जल्दी पूरी करें और चीपली यानी कि सस्ते में उनकी पूरी हो जाए। द इन्वेंशन ऑफ द स्टील इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, कि इन्वेंशन हुआ था स्टीम इंजन का, भाप वाले इंजन का, या जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आए थे, आ भी रहे हैं, तो जो आए थे उन्होंने किस में हेल्प की थी? रेल ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट में। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन्स, कि जो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन आ गए हैं प्रेजेंट टाइम में, उसने किसको रिप्लेस कर दिया? स्टीम इंजन को। स्टीम इंजन क्या करता है? काफ़ी मात्रा में जो फ्यूल है वो यूज़ करता है, चाहे वो लकड़ी हो या फिर वो कोयला हो, तो बहुत यूज़ करता है। और ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, मीन्स कि नॉन रिन्यूएबल है, वो एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो वो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होते, बहुत लंबा टाइम लगता है। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर, कई जगह पर सुपर फास्ट ट्रेन भी आ चुके हैं, जैसे कि हम मेट्रो ट्रेन्स देखते हैं तो बहुत फास्ट चलती हैं। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज, कि रेलवे नेटवर्क कहाँ पर अच्छे से डेवलप्ड है? प्लेन एरियाज में है। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल हैव एनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइन्स इन डिफरेंट माउंटेन टेरेन्स ऑल्सो। माउंटेन टेरेन्स क्या होते हैं? ऊबड़ खाबड़ वाली जगह होती है, ढलान वाली जगह होती है, ट्रेन जो होती है वो हैवी होती है। तो अब तक तो क्या था कि जो ट्रेन है वो हैवी एरियाज में, ढलान वाले एरियाज में नहीं बन पा रही थी आसानी से, लेकिन जो अब है टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसा हो सकता है। बट देयर आर मच फेयर इन नंबर, पर अभी वो बहुत कम है क्योंकि हमारे पास में साधन बहुत कम है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा इन रेलवे नेटवर्क जो है वो इंडिया का है। यहाँ पर एक डू यू नो दिया गया है, द ट्रेन फ्रॉम जिनिंग टू लासा रन्स एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 above sea level and the highest point is 5072 maybe 5072 or 5972 हो सकता है, 5972 मीटर। तो जो एल्टीट्यूड हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी ट्रेन है? जिनिंग टू लासा है, जो कि 4000 मीटर अबव एल्टीट्यूड पर भी है। एंड द नेक्स्ट डू यू नो इज़ कि हमें यहाँ पर एक रेलवे सिस्टम दिखाया गया है जो कि सेंट पीटरबर्ग, यहाँ पर सेंट पीटरबर्ग है और यहाँ पर व्लादिवोस्तोक है। तो सेंट पीटरबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक एक रेलवे सिस्टम है जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सिस्टम है, जिसकी जो लंबाई है वो कितना है? 9200 मीटर की लंबाई है। इसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे भी कहते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग है वेस्टर्न रशिया के अंदर और व्लादिवोस्तोक है पैसिफिक कोस्ट में। यहाँ पे एक ओशन आया है, वो है श्वेत सागर या वाइट सी। यहाँ का जो है सी उसका नाम है बाल्टिक सी और इधर एक है कैस्पियन सी। नेक्स्ट इज वाटरवेज। You have learned that since early days waterways were used for transportation। हम जानते हैं कि पहले के टाइम में वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता था। अगर कोई बाहर से दूसरे कंटिनेंट से दूसरी कंट्री से लोग आते थे और बीच में समुद्र है तो जनरली लोग वाटरवेज यूज़ करते थे जैसे कि हम जानते हैं वास्को ड गामा आया था, वो भी वाटरवे के थ्रू ही आया था। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कि बहुत लंबी डिस्टेंस तय करनी है तो हमारे लिए कौन सा सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है? वो है वाटरवेज, ताकि हम सामान भी उठा सकें, बहुत दूर भी जा सकें और सस्ता भी हो। देयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। वाटरवे को टू टाइप में बांटा गया, इनलैंड वाटरवे एंड सी रूट्स। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज, कि वो रिवर्स जिनमें हम अपना ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं उन्हें कहा गया नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स, इन दोनों को बोला गया inland waterways। Some of the important inland waterways are गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका। ग्रेट लेक्स के अंदर 5 लेक आती है, आप उन पांचों का नाम मुझे ऑप्शन में लिख के बताएंगे। उन सभी का पहला अक्षर मैं आपको बता देती हूँ, SHMEO। ओके, अभी आप मेरे को ये 5 नेम जो है वो कमेंट में कमेंट करें। एंड द रिवर नील इन अफ्रीका। Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another। कि सी रूट्स और जो ओशियनिक रूट्स है ना उन्हें ज़्यादातर किस लिए यूज़ किया जाता है? मर्चेंटाइज को या फिर गुड्स को, या जो सामान बनाया गया है मैन्युफैक्चर सब्सटेंस है उसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। These routes are connected with ports। इन रूट्स को पोर्ट्स या बंदरगाह से जुड़ा हुआ होता है। Some of the important ports of the world are, important ports बताए गए हैं वर्ल्ड के। एक है सिंगापुर,
फिर मुंबई इन एशिया, सिंगापुर और मुंबई पोर्ट कहाँ पर है? एशिया में। न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स नॉर्थ अमेरिका में। रियो दी जेनेरियो साउथ अमेरिका में। डर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। लंदन और रोटरडैम यूरोप के अंदर है। कौन कौन से पोर्ट्स बताए गए हैं? सिंगापुर और मुंबई एशिया में। न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका। रियो दी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका। डर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका। सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। और एक बताया इन्होंने लंदन एंड रोटरडैम। लंदन और रोटरडैम इन्होंने बताया यूरोप के अंदर। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? अगर आप इनके अलावा और भी पोर्ट्स जानते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एयरवेज। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी। इसका डेवलपमेंट कब हुआ है? अर्ली 20th सेंचुरीज में हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग की जो 20th सेंचुरी थी उसमें ही हुआ है, और ये फास्टेस्ट वे है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। अब ये एयरवेज क्या है? एयर में उड़ते हैं, इनमें हाई फ्यूल्स लगता है, हैवी मटेरियल लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय वेल वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। हम देखते हैं कि कई बारी बुरे वेदर के कारण, फॉग और स्टॉर्म्स के कारण जो एयर क्रैशेस है, एयरप्लेन क्रैशेस हैं, वो हो जाते हैं। तो एयर ट्रैफिक किसके द्वारा अफेक्ट है? फॉग और स्टॉर्म्स के द्वारा। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरियाज, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। कि वहाँ पर जहाँ पे ना रोड्स हैं ना रेलवेज हैं, या बहुत रिमोट जो बहुत पिछड़ी जगह हैं, वहाँ पर जाने के लिए हम एयरवेज का यूज़ कर सकते हैं। Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicine। कि हेलीकॉप्टर्स है उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कहाँ पर? इनएक्सेसिबल एरियाज़ में, जहाँ पर आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता है। और जब कैलेमिटीज़ आती है, कि जैसे केदारनाथ हुई थी या और भी कोई कैलेमिटीज साउथ में काफ़ी होती रहती है, तो उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए चाहे उन्हें फूड, वाटर, क्लोथ, मेडिसिन देना होता है, तो हेलीकॉप्टर का यूज़ होता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स दे रखे हैं इन्होंने: दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड केरो। अगला जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। चैप्टर का लास्ट पॉइंट है ये। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर। कि कम्युनिकेशन क्या है? एक का मैसेज दूसरे तक पहुंचाना, अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना। इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? कम्युनिकेशन। विद इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइज्ड न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं? न्यू और डिज़ाइन जो मोड है कम्युनिकेशन के, फास्ट मोड से वो बना रहे हैं। जैसे पहले टच पैड वाले फ़ोन आए, फिर एंड्रॉयड फ़ोन आए, फिर आईपैड्स, आईफोन, ये सब आते जा रहे हैं, डेवलप होता जा रहा है। द फिगर 7.10 एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। आगे एक मैप दिया है, वो उसमें मैं आपको मेजर सिटीज़ बताऊंगी। इसी मैप की बात हो रही है। इसमें कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया कि कहाँ कहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम फैला। अभी फिलहाल वर्ल्ड के लगभग हर कोने में कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, यानी कि जो मोबाइल है, वो है। The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world। कि एडवांस हो रहा है ना इस कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन की फील्ड में, तो वो एक रिवोल्यूशन रहा है वर्ल्ड के अंदर, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एजुकेट एज वेल सो एंटरटेन। कि जो कम्युनिकेशन के मोड्स है ना, उससे तो हम इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए, जैसे हम आजकल यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स या फिर कई पेड ऐप्स भी देखते हैं, तो वो यूज़ होती हैं। और क्या है? एंटरटेन करने के लिए हम टीवी पे काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करने के लिए देखते हैं, तो वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन सिस्टम ही है। थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। न्यूज़पेपर की हेल्प से, रेडियो की हेल्प से, टेलीविजन की हेल्प से एक इंसान बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। देयर आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? मास मीडिया कहा जाता है। जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने कम्युनिकेशन को बहुत फास्ट कर दिया है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स जो अर्थ के बाहर, अर्थ के ऑर्बिट के आसपास में घूमती हैं, उन्होंने क्या कर दिया? बहुत हेल्प कर दिया है। किसमें? डिजास्टर वार्निंग में। वो दे देते हैं कि यहाँ से लोग जो हैं वो चले जाए क्योंकि यहाँ पर सुनामी आने की आशंका है, तो डिजास्टर वार्निंग दे देते हैं। वेदर फोरकास्ट दे देते हैं कि आज टेम्परेचर इतना कम रहेगा, आज बारिश होगी, आज बहुत धूप होगी, या जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आज बहुत ज़्यादा है, तो खुद को कवर करके बाहर निकले। तो ऐसा हमें सैटेलाइट्स की हेल्प से पता लगता है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड ई मेल्स थ्रू इंटरनेट। हम ई मेल्स देखते हैं कि हम ई मेल किसी को भी भेज सकते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। कि पहले तो तार वाले फ़ोन चलते थे, फिर कीपैड के फ़ोन आए, फिर टच पैड, फिर स्मार्टफोन, अब छोटे छोटे, अब तो घड़ी में भी फ़ोन तरीके की दी जाने लगी।
तो ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट ऑल्सो मेड आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल। कि इंटरनेट के हमारे क्या हुआ है कि सिर्फ इंटरेक्शन ही नहीं बनाया वर्ल्ड के साथ में, हमारी लाइफ को बहुत ईजी भी कर दिया है। कि मान लो हमें कुछ खाने की चीज़ करनी है, हमें नहीं आता, हम यूट्यूब से देख सकते हैं। हमें कुछ पढ़ना है, हमें नहीं समझ आ रहा, हम यूट्यूब से देख सकते हैं। तो बहुत हेल्प कर दी इंटरनेट ने। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज। हम देख सकते हैं कि हम रेलवेज की, चाहे बस हो, चाहे एयरप्लेन हो, चाहे मूवी टिकट्स हो, हम उन्हें घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। Airways and even cinemas and hotel sittings at the home. With this kind of interconnectivity of people, services, institution across the world, we are a large global society. ऑलराइट, ये हमारा होता है चैप्टर पूरा। अभी यहाँ पर मैप दिया गया है, इसमें मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के नाम बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर है एक शिकागो। शिकागो क्या है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मांस मंडी है, शिकागो है। दूसरा है विनीपेग, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोनेट्रल, बोस्टन, न्यूयॉर्क, बरमूडा, हमने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। वॉशिंगटन, हडसन, मोरक्को, है ना। और कौन से हो गए, पनामा नाम हो गया, और क्वाटो, लीमो, ब्राज़ीलिया, रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो, ये हमने नाम काफ़ी सुने हुए हैं। और अगर एशिया में देखा जाए तो ताशकंद, तेहरान, कुवैत, दुबई, अदेन, कराची, मुंबई, कोलंबो। और यहाँ देखा जाए तो सिंगापुर, कुआलालंपुर, जकार्ता, बैंकॉक, इसके अंदर भी जगह आ गई सिडनी, डर्बन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। इन सिटीज़ को आप मैप में अच्छे से भरिए, अपने वर्ड मैप में प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सिटी कौन से कंट्री में आ रही है, कौन से कंटिनेंट में आ रही है। अभी हम आगे करते हैं इसकी एक्सरसाइज। व्हाट आर द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से फोर मीन्स हैं, आप चैप्टर को अगर याद नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे करके देखें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट। सेटलमेंट से आप क्या समझ रहे हैं। व्हाट आर एक्टिविटीज प्रैक्टिसाइज बाय द रूरल पीपल। रूरल पीपल लगभग क्या एक्टिविटीज करते हैं। मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ रेलवेज। रेलवेज की 2 मेरिट्स आपको बतानी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से हम क्या समझ रहे हैं। व्हाट इज़ द मास मीडिया। मास मीडिया से क्या समझ रहे हैं। आगे जो है वो हमें कुछ दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। पहला है विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीन्स कौन सा नहीं है, टेलीफोन, बुक और टेबल। तो अब वो से टेबल नहीं है। विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्शन अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के अंडर में कौन सा, फ्लाईओवर तो ग्राउंड से ऊपर है, ग्राउंड से नीचे है सबवेज या सब पाथ। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड। तो शिप हो गया, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन और कार तो जा नहीं सकती। आइलैंड क्या होता है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ एक टापू होता है। विच व्हीकल डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। कौन सा व्हीकल है वो एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं करता। साइकिल नहीं करती, क्योंकि बस और एयरप्लेन तो करते हैं। आगे है मैच द फॉलोइंग। इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में इसने बताया अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड वन इज कैनाल रूट्स, तो इसने बताया इंडियन वाटरवेज में आ गया। थर्ड वन इज अर्बन एरियाज, तो आ गया एरियाज वेयर पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड्स एंड सर्विसेज। देन लास्ट वन इज कम्पैक्ट सेटलमेंट, तो कम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ट हाउसेज। इसी के साथ में जो हमारा 7th क्लास का 7th चैप्टर है, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वो पूरा होता है। अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी 8th चैप्टर पे, क्लास 7th के, ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन में। वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा पढ़ा हुआ, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर दबा के पास के बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।